एक छोटे से सोशल मीडिया बैन ने पूरे नेपाल को हिला कर रख दिया। युवा सड़क पर उतर आए, संसद भवन में आग लगा दी गई और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री तक को यहाँ इस्तीफा देना पड़ा। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने नेपाल की कमान संभाली है। मौतों का आंकड़ा 51 तक पहुँच गया है। 12,500 से ज्यादा कैदी जेल से फरार हो चुके हैं और सेना को सड़कों पर उतरना पड़ा। ये जेन जी की क्रांति है जो भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और राजनीतिक सिस्टम के खिलाफ उठी है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेपाल में हो रहे प्रोटेस्ट के पीछे की असली वजह क्या है, वहां के जनता का क्या हाल है, सरकार की क्या स्थिति है और भारत को इस प्रोटेस्ट से क्या सीखना चाहिए। आज मैं इस वीडियो में फैक्ट्स, एनालिसिस और सोर्स के साथ आप लोगों के सामने नेपाल में हो रहे प्रोटेस्ट की पूरी कहानी खोल कर रख दूंगा। सितंबर 2025 में नेपाल की राजधानी काठमांडू और अन्य बड़े शहर से नेपाल में प्रोटेस्ट की शुरुआत हुई। ये प्रोटेस्ट मुख्य रूप से जेन जी यानी युवाओं के द्वारा आयोजित किया गया था। शुरुआत एक छोटी सी बात से हुई। सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिया फेक न्यूज रोकने के नाम पर। असल में युवा भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी, आर्थिक असामान्यता और राजनीतिक सिस्टम से तंग आ चुके थे। प्रदर्शन शांतिपूर्वक शुरू हुआ लेकिन पुलिस की गोलीबारी ने इस प्रदर्शन को हिंसक बना दिया। 8 सितंबर के रिपोर्ट्स के मुताबिक कम से कम 19 लोग मारे गए और मौत का आंकड़ा 51 तक पहुंच चुका है। 1000 से ज्यादा लोग घायल हैं। सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया, सेना को बुलाया और यहाँ तक कि 12,500 कैदी जेल से फरार हो गए क्योंकि जेल पर भी हमला हुआ। प्रधानमंत्री ओली को इस्तीफा देना पड़ा। सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो बैन लगे हुए थे, सारे बैन को हटा दिया गया और नेपाल में अंतरिम सरकार के लिए मांग शुरू हो गई। 12 सितंबर को नेपाल की पूर्व चीफ जस्टिस कोकिला कार्की को नेपाल का पहला महिला प्रधानमंत्री घोषित किया गया। सेना और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत में यह फैसला हुआ, लेकिन सवाल ये है कि क्या इससे शांति आएगी। तो चलिए जानते हैं कि नेपाल में आखिर ऐसा हुआ क्यों। नेपाल एक गरीब देश है जहाँ प्रति व्यक्ति जीडीपी $1300 के आसपास है। युवा बेरोजगारी की दर 20% से भी अधिक है। लाखों युवा विदेश में काम करने को लेकर मजबूर है। राजनीतिक अस्थिरता तो नेपाल की पुरानी समस्या है। 1990 से लेकर अब तक 30 बार से ज्यादा नेपाल में सरकारें बदली जा चुकी है। भ्रष्टाचार का स्तर बहुत ऊंचा है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक नेपाल भ्रष्टाचार सूचकांक में 107वें नंबर पर है। सरकारें आती है, जाती है, लेकिन आम लोगों की जिंदगी नहीं सुधरती। इस बार का ट्रिगर सोशल मीडिया बैन था जो कि सरकार ने फेक न्यूज के नाम पर लगाया, लेकिन युवाओं ने इसे प्रति व्यक्ति स्वतंत्रता के ऊपर हमला माना। ये प्रदर्शन बांग्लादेश के हालिया आंदोलन से प्रेरित है जहां छात्रों ने सरकार गिरा दी। नेपाल के युवा भी सोशल मीडिया पर संगठित हुए, लेकिन जब बैन लगा तो वो सड़क पर उतर आए। ज्यादा गहराई में जाकर देखें तो आर्थिक असमानता, शिक्षा की कमी और राजनीतिक भ्रष्टाचार के लूट का नतीजा है। नेपाल में अमीरी और गरीबी की खाई बहुत बड़ी है। टॉप 10 लोग 40% संपत्ति पर कब्जा किए हुए हैं। अगर बात करें नेपाल में आम जनता की क्या स्थिति है तो आम जनता डरी हुई है। कर्फ्यू की वजह से लोग घरों में बंद हैं, बाजार बंद है, पर्यटन ठप है जो नेपाल की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा है। घायलों को अस्पताल में जगह नहीं मिल रही। युवा प्रदर्शनकारी अब भी सड़क पर है, लेकिन सेना की मौजूदगी भी तैनात है। बूढ़े, बच्चे और बुजुर्ग इससे ज्यादा प्रभावित है। जेल से कैदियों के भागने के बाद अपराध बढ़ने का खतरा है। कुल मिलाकर बात करें तो जनता की स्थिति जो है वो वहाँ पर बहुत ही दयनीय है। अगर नेपाल में सरकार की बात करें तो ओली की सरकार गिर चुकी है। सेना सड़कों पर कंट्रोल कर रही है, लेकिन ये अस्थायी है। नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में सुशीला कार्की की नियुक्ति एक सकारात्मक कदम है। वो पूर्व चीफ जस्टिस है और भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी छवि बिल्कुल साफ है। लेकिन नई सरकार के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। चुनाव करना, सुधार करना और नेपाल में शांति बहाल करना। नेपाल में कम्युनिस्ट, कांग्रेस और अन्य पार्टियां आपस में लड़ती रहती है जो कि अस्थिरता का संकेत है। लेकिन सवाल ये भी है कि नेपाल की स्थिति को कैसे सुधारा जाए। सबसे पहले नेपाल में तत्कालीन शांति स्थापित करनी होगी। सैनिकों को वापस बैरक भेजना होगा, कर्फ्यू हटाना होगा और घायलों की मदद करनी होगी। लंबे समय तक के लिए नेपाल को राजनीतिक सुधार चाहिए, जैसे कि चुनावी सिस्टम में सुधार और युवाओं को ज्यादा प्रतिनिधित्व मिले। भ्रष्टाचार पर सख्त कानून जैसे स्वतंत्र एंटी करप्शन बॉडी। आर्थिक स्तर पर युवा रोजगार के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को चालू करना चाहिए। विदेशी निवेश को बढ़ावा देना चाहिए और पर्यटन को फिर से रिवाइव करना चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य पर ज्यादा से ज्यादा बजट खर्च करना चाहिए और सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करना चाहिए, लेकिन बैन नहीं लगाना चाहिए। अभिव्यक्ति की आज़ादी जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय मदद ले, यूनाइटेड नेशन या फिर भारत से, और नेपाल में स्वतंत्रता बनाए रखें। अगर ये सारे सुधार हुए तो नेपाल स्थिर हो सकता है।
अब बात करें इस आंदोलन के बाद भारत को नेपाल से क्या सीखना चाहिए, तो दोस्तों बहुत ही अहम चीज है जो कि भारत इस आंदोलन के बाद नेपाल से सीख सकता है। नेपाल भारत का पड़ोसी देश है और हमारी सीमाएं भी नेपाल से जुड़ी हुई है। भारत में भी युवा बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, वोट चोरी और सोशल मीडिया पर कंट्रोल जैसे मुद्दे भारत में छिड़े हुए हैं। याद कीजिए कि सीएए, एनआरसी आंदोलन और किसान आंदोलन में क्या हुआ। सरकार को युवाओं की आवाज सुननी चाहिए, ना कि दबानी चाहिए। सोशल मीडिया जैसे बैन वाले कदम उल्टा ही असर करते हैं, जैसे नेपाल में हुआ। भारत को भी अपनी डेमोक्रेसी मजबूत करनी चाहिए, युवाओं को राजनीति में लाना और आर्थिक असमानता को कम करना चाहिए। अगर आज हमने ये नहीं सीखा तो कल भारत के साथ भी ये हो सकता है। नेपाल की घटना भारत के लिए चेतावनी है और लोकतंत्र में जनता की आवाज दबाने का अंजाम बहुत बुरा होता है। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।